हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। सो कैसे हो दोस्तों? आवाज आ रही है? वॉइस इज ओके? एम आई ऑडिबल? चिराग शर्मा नमस्ते बेटा, नमस्ते। रिया शिवांश, क्या बात है बेटा? सबको बहुत बहुत नमस्कार। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज जो मैं चीजें कराऊंगा बेटा, वो सबसे ज्यादा गेट में पूछी जाती हैं। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। क्या बात है बेटा? तरुण, विनय, शिवांश, निरंजन, क्या बात है बेटा? आवाज वगैरह आ रही है? एवरीथिंग इज फाइन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12। And today we are going to discuss the very important topic, that is Lami's theorem. Please put down heading Lami's theorem. Lami's theorem. काफी दिन से हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया कि दो फोर्स है तो कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे रिजल्टेंट निकालना है। फिर मैंने आपको बताया कि मल्टीपल फोर्सेस है तो क्या करना है। तो मल्टीपल फोर्सेस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं। कौन कौन सा? या तो हम यूज करेंगे पॉलीगन मेथड, या फिर हम यूज करेंगे रेजोल्यूशन मेथड। ठीक है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा स्पेशल है। क्या स्पेशल है बताता हूं। तो लामी थ्योरम अप्लाई होती है तब, कब? जब किसी बॉडी के ऊपर तीन फोर्स एक्ट करें। कितने? तीन फोर्स। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कि तीन फोर्स एक्ट करने चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन एंड लास्ट में सॉल्व कराऊंगा बेटा। थोड़ा सा सिलेबस खींचने दो मुझे, बीच में कोई बोलेगा नहीं अब। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी, सिर्फ मुझे सुनेंगे, है ना? और मुझे सुनने के बाद अगर मेरी कोई कमी रह जाए, कोई गलत इरादा निकला है, तब बात करेंगे। ठीक है, क्या बात है बेटा? थैंक यू निखिल भाई, थैंक यू। कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अगर कोई टेक्निकल इशू आए तब मुझे बोलेंगे, अदरवाइज आज कोई किसी की नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, आज केवल मैं बोलूंगा बेटा। चलो, लामीज थ्योरम। ठीक है, सो कब एप्लीकेबल है ये? जब तीन फोर्सेस एक्ट करेंगे बॉडी पे। ओके, दूसरी इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि इट इज एप्लीकेबल ऑन को प्लेनर कॉन्कूरेंट। कौन सा रेंट बेटा? कॉन्कूरेंट फोर्स। तो तीन फोर्स होने चाहिए, वो भी कैसे? कोप्लेनर कॉन्कूरेंट फोर्सेस। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम मुंह उठा के बेटा, क्या उठा के? मुंह उठा के लामीज थ्योरम लगा सकते हैं। वन मोर थिंग, क्या केवल लामीज ही लगा सकते हैं? ये भी समझना होगा यहां पे हमें, ये भी हमें समझना होगा कि अगर कोप्लेनर कॉन्कूरेंट फोर्सेज हैं और तीन है, कोप्लेनर कॉन्कूरेंट फोर्सेज है और तीन है, तो क्या लामीज लगेगी? नहीं। यू कैन यूज पॉलीगन मेथड, यू कैन यूज पॉलीगन मेथड, यू कैन यूज फोर्स रेजोल्यूशन मेथड, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, एंड यू कैन ऑल्सो यूज लामीज थ्योरम। अगर ये कंडीशन बनती है कि हमारे पास तीन फोर्स हैं और वो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेज हैं, तो क्या केवल लामीज लगेगी? नहीं, पॉलीगन लॉ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, रेजोल्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लामीज से भी सॉल्व कर सकते हो। मुद्दा ये है भैया कि लामीज पढ़ क्यों रहे हैं। बिकॉज अगर ये कंडीशन आपको मिलती है तो लामीज थ्योरम क्या करेगी बेटा? 2 मिनट के अंदर, कितनी मिनट के अंदर? 2 मिनट के अंदर आंसर निकाल के दे देगी। वहीं पॉलीगन लॉ काफी लेंदी होता है। रेजोल्यूशन मेथड सबका बाप है, जब कुछ नहीं आता तो रेजोल्यूशन लगाओ, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है, कंपोनेंट ले लेने हैं। कंपोनेंट लेना 8वीं क्लास के बच्चे को भी आता है। तो ये तो बेटा, ये तो ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ब्रह्मास्त्र। कौन सा अस्त्र? ब्रह्मास्त्र। तो ये तो ब्रह्मास्त्र है। बट लामी थ्योरम जब भी आपको देखे तीन फोर्स, तो ये फिर समझ रहे हो, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। ठीक है, तो लिखो यहां तक फटाफट से। नमस्कार बेटा, सबको नमस्कार, एवरीवन सबको नमस्कार। तो अगर तीन फोर्सेज हैं और वो को प्लेनर कॉन्कूरेंट है, तो पॉलीगन लगा लो, रेजोल्यूशन लगा लो, या लामीज लगा लो, तीनों एप्लीकेबल है। बट अगर ये तीन दो कंडीशन आपको दिख रही है तो आंख बंद करके लामीज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वो आपको भी आधे घंटे बाद समझ में आ जाएगा। चलिए, तो लिखिए, इसका स्टेटमेंट लिखिए क्या है। लामीज थ्योरम स्टेट्स दैट, लामीज थ्योरम स्टेट्स दैट, Lami's theorem states that if a body is in equilibrium, Lami's theorem states that if a body, if a body is in equilibrium, कौन सा ब्रियम बेटा? equilibrium under the action of, under the action of
under the action of only three forces. Only three forces. If a body is in equilibrium under the only three forces, then each force is proportional to, then each force is proportional to the sine of the angle between other two forces. This is the statement of the Lami's theorem. छापिए. ठीक है. If a body is in equilibrium under the action of only three forces, then each force is proportional to the sine of the angle between the two other forces. नमस्कार मंडल साहब, नमस्कार सबको, नमस्कार. डन बोल दिया करो बेटा. अब यहां पे जो समझने वाली बात है बेटा वो बहुत जरूरी है, सुनो ध्यान से. यहां पे जो समझने वाली बात है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो पता है क्या है? वो है ये, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. इस टर्म को बेटा अंडरलाइन करें, इस टर्म को अंडरलाइन करें. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बॉडी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम एंड बॉडी मस्ट बी सब्जेक्टेड टू ओनली थ्री फोर्सेज. ये दो बातें ध्यान रखनी है. ये दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. इक्विलिब्रियम अगर नहीं है, यू कैन नॉट अप्लाई लामीज थ्योरम. सबसे बड़ी चीज. सब लोग बताएंगे आपको लामीज लगा दो, लामीज लगा दो, बट लामीज की कंडीशन है कि बॉडी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि गौरव सर क्या है ये इक्विलिब्रियम? ध्यान से देखेंगे बेटा. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मैंने अभी अभी लिखा है कि हम बात कर रहे हैं कोप्लेनर कॉन्कूरेंट फोर्सेस की. ध्यान देंगे बेटा, कोप्लेनर कॉन्कूरेंट फोर्सेस. कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन में होगा, यानी कि 2D है. क्लियर है बेटा? 3D तो हो ही नहीं सकता. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बताओ. 2D हो गया, 3D तो पॉसिबल ही नहीं है. अब मैं बोल रहा हूं इक्विलिब्रियम है. क्या है? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बेटा? समीशन ऑफ all the horizontal force must be equal to 0 and summation of all the vertical force must be equal to 0. ध्यान से सुनेंगे, मजा आने वाला है. यही पढ़ा होगा आप लोगों ने, बचपन से पढ़ाया गया आपको. भैया इक्विलिब्रियम, वी हैव द थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशंस. एक हो गई ये, एक हो गई और एक और होती है मूवमेंट वाली. तो मूवमेंट के केस में बात करेंगे आगे चल के. ठीक है. समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स. एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया. अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलूं तो हॉरिजॉन्टल, इसको मैं वाई एक्सिस बोलूं तो वर्टिकल. तो समीशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0. अगर ऐसा है तो हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम है कि नहीं? इक्विलिब्रियम है, यही बोलते हैं हम लोग. अब थोड़ा सा पन्ना पलटो. जब मैंने आपको बताया था फोर्स रेजोल्यूशन मेथड, पन्ना पलटो जरा. जब मैंने आपको फोर्स रेजोल्यूशन मेथड लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था तो मैंने लिखवाई थी एक लाइन कि समीशन एफ एक्स एंड समीशन एफ वी. ध्यान से देखो, पन्ना पलटो जल्दी से. क्या लिखवाया था? समीशन एफ एक्स एंड समीशन एफ वी आर द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन. लिखवाया था. चेक करो, पन्ना पलटो जल्दी से. लिखवाया था कि नहीं? समीशन एफ एक्स and summation FV are the components of the resultant force in horizontal and vertical direction. लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? जल्दी बताओ. कंपोनेंट लेना बहुत इजी है, बट मैं कभी कभी अटक जाता हूं. कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं अटकेगा. तो दोस्तों, अब ये अगर रिजल्टेंट के कंपोनेंट है, इमेजिन करो ये है रिजल्टेंट. इमेजिन करते हैं ये समीशन एफ एक्स समीशन एफ वाई है. अब ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? जल्दी बता दो भाइयों बहनों. अरे जब ये कंपोनेंट कुछ नहीं है, 0 है, ये कंपोनेंट 0 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा?
जीरो। सो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या निकल गया? ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। लामीज थ्योरम की कंडीशन कि रिजल्टेंट मस्ट बी जीरो। ध्यान से सुन लो, रिजल्टेंट शुड बी जीरो, देन ओनली यू कैन अप्लाई लामीज थ्योरम। बात आई समझ में? बात आई समझ में कि नहीं आई? अगर रिजल्टेंट जीरो नहीं है तो भाइयों बहनों आप जो है लामीज थ्योरम नहीं लगा सकते। सीधी सी बात है। रिजल्टेंट जब जीरो होगा तभी लामीज लगेगी। ये दिमाग में थोड़ा सा बैठा लो, छापो यहां तक। ठीक है, रिजल्टेंट शुड बी जीरो, क्योंकि जब रिजल्टेंट जीरो होगा तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी ना। रिजल्टेंट फोर्स को अगर ऐड करा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहां होगी? फिर वो मोशन मोशन कर रही होगी। याद करो स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट को याद करो तो नेट फोर्स क्या था? जीरो था। नेट फोर्स शुड बी जीरो। ठीक है, चलिए डन। क्या बात है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लामीज थ्योरम को थोड़ा सा देख लेते हैं। सो लेट्स इमेजिन किसी एक पॉइंट पे हमारे पास तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। लेट्स इमेजिन, जस्ट अ मिनट। एक फोर्स हो गया ये, एक फोर्स हो गया ये, इमेजिन कर लेते हैं, और एक फोर्स हो गया ये। आप जहां चाहो वैसे इमेजिन कर सकते हो। तो मैंने जस्ट इमेजिन कर लिया कि भैया ये है हमारी बॉडी, और इस बॉडी पे भाइयों बहनों तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं। दिख रहे हैं बेटा तीन फोर्स? इस फोर्स को नाम दे दिया P1, इस फोर्स को नाम दे दिया P2, और इस फोर्स को नाम दे दिया P3। अपार्ट फ्रॉम दैट इस एंगल को नाम दे दिया अल्फा, इस एंगल को नाम दे दिया बीटा, और इस एंगल को नाम दे दिया गामा। तो किसी का कुछ गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं गया ना? चलो, अब जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग P1 जो फोर्स है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द लामीज थ्योरम, लिसन केयरफुली, P1 is directly proportional to the sine of angle between the two other forces। तो बेटा P1 हमारा फोर्स हो गया। टू अदर फोर्स कौन से बचे? P2 एंड P3। P1 हमारा फोर्स हो गया जिसको मैं लिख रहा हूं। अब दो अदर फोर्स कौन से बचे? P2 एंड P3, और P2 एंड P3 के बीच में एंगल कितना है? अल्फा। तो क्या लिखूंगा मैं? साइन अल्फा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ भाई। वो स्टेटमेंट ये है कि जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, अदर टू फोर्सेस कौन से बचे? P2 एंड P3। तो इनके बीच का एंगल अल्फा हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे लिख सकता हूं बेटा मैं। तो क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि P1 इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के साइन अल्फा? लिख सकता हूं। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि P1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू के? इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? किसी का कुछ गया है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसी का कुछ गया? इन सिमिलर मैनर जब मैं P2 को लूंगा, ध्यान देंगे, तो P2 के विपरीत में कौन सा एंगल है? मतलब P1 और P3 बचेंगे तो इनके बीच में एंगल क्या बचेगा? बीटा। तो डायरेक्टली लिख रहा हूं सिमिलरली। कौन सा लरली? सिमिलरली। सिमिलरली कैन आई राइट P2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू के, एंड सिमिलरली P3 अपॉन साइन गामा इक्वल टू के। इक्वेशन 1 इसको बोल दो इक्वेशन 2, इसको बोल दो इक्वेशन 3। छापो यहां तक फटाफट से। क्या बात है बेटा, क्या बात है मयंक खरीद। तो बेटा के सारे बराबर होंगे तो क्या करूंगा बेटा नेक्स्ट पेज में? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 कैन आई राइट कि P1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू P2 अपॉन
साइन बीटा इक्वल टू P3 अपॉन साइन गामा। दिस इज व्हाट, दिस इज द लामीज थ्योरम। और इसी चीज को आप साइन रूल भी बोलते हैं। बट अभी मैं इसको खंड खंड करूंगा बेटा। क्या करूंगा? खंड खंड। बस यहां तक लिखो पहले, अभी आपको इसकी गहराइयों में ले जाऊंगा, और जब आप गहराइयों में घुसोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ये केवल और केवल रिजल्टेंट के जीरो होने पे लगेगी। ठीक है, छापो यहां तक। डन। क्या बात, मजा आ गया बेटे, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने आज। चलो दोस्तों, अब देखो फटाफट से सामने। तो ये था आम जिंदगी। अब मैं आपको दिखाता हूं मेंटोस जिंदगी। कौन सी जिंदगी? मेंटोस। तो बेटा एक काम करते हैं, ये रहा P1। अब थोड़ा वेक्टर के फॉर्म में इसको देखते हैं, क्योंकि फोर्स आर द वेक्टर, तो वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं। ध्यान देंगे बेटा सब लोग फटाफट से, सबकी निगाह सामने रहेगी और मजा आने वाला है बेटा। क्या आने वाला है? मजा। तो ये देखो बेटा, मजा क्या है? मजा है ये गया P1। ध्यान देंगे सब लोग, कुछ मैं नया नहीं कर रहा हूं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही कर रहा हूं मैं। ये गया P1 वेक्टर। ठीक है, दिस इज द P1 वेक्टर। अब बेटा ध्यान दें फटाफट से, P1 वेक्टर ये बना दिया मैंने। अब P2 वेक्टर को इसके हेड पे पैरेलली शिफ्ट कर दूं, किसी का कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। ये गया बेटा P2 वेक्टर। ध्यान देंगे सब लोग, ये गया आपका P2 वेक्टर। ध्यान देना, बड़ा मजा आने वाला है। ये गया बेटा P2 वेक्टर, ये गया P2 वेक्टर। अब मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, देखो फटाफट। P3 वेक्टर को, P3 वेक्टर को P2 वेक्टर पे पैरेलली शिफ्ट कर दूं। P3 वेक्टर को P2 वेक्टर पे पैरेलली शिफ्ट कर दूं। बिल्कुल कर दो गौरव सर, सामने देखो फटाफट से। तो भाइयों बहनों, जैसा ही मैं P3 वेक्टर को P2 पे पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो कुछ ऐसे आएगा। ध्यान देना, मजा आने वाला है। अब अगर मान लो मैंने इसको यहां रोक दिया, इमेजिन करते हैं बेटा सब लोग, ध्यान देना, मजा आने वाला है। अगर मैंने इस P3 वेक्टर को यहां पे रोक दिया, दिस इज अवर P3, तो व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, पॉलीगन लॉ लगाते हैं। तो बेटा ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। तो भैया ये क्या मिला मुझे? ये क्या मिला मुझे? ये क्या मिलेगा मुझे? ये मिला मुझे रिजल्टेंट वेक्टर आर। हाँ या ना? अरे मिला कि नहीं मिला? मिला ना? तो रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। यानी कि ये बन गया 1 2 3 4, चार भुजा बन गई। चार मतलब इसमें साइड्स बन गई। तो बेटा ट्राइंगल नहीं है ये, समझो। वो अलग बात है कि स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये ट्राइंगल नहीं है। ट्राइंगल में 3 भुजा होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, 4 साइड बन रही है। तो कंडीशन समझो। अब इस केस में आप अगर लामीज लगाओगे तो आप अपने पैर पे क्या मार रहे हो? कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्या मार रहे हो? कुल्हाड़ी। बिकॉज बिकॉज ये क्या है? ये रिजल्टेंट तो जीरो हो ही नहीं, इसलिए कंडीशन समझो, इट हैज टू बी जीरो। मतलब ये कि अगर लामीज लगेगी तो कब लगेगी? जब ये वाला वेक्टर पूरी तरह से कहां पे आ जाएगा? ध्यान देंगे सब लोग, ये वाला वेक्टर, P3 वाला वेक्टर पूरी तरह से कहां जाएगा? पूरी तरह से किधर आ जाएगा? इस पॉइंट पे आके टच करेगा। थोड़ा सा इस पॉइंट को इधर कर लेते हैं हम लोग। जैसे ही ये इधर आके टच करेगा, इसका मीनिंग क्या हुआ मेरे बच्चों? इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम जहां से चले वहीं लौट के आ गए। मतलब रिजल्टेंट क्या हो गया? रिजल्टेंट जीरो हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। अभी मैंने रिजल्टेंट की एक वैल्यू शो करी थी यहां पे, अब रिजल्टेंट क्या है? जीरो है। तो कंडीशन समझो कि ये केवल और केवल तभी लगेगा जब ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो अब आपको समझ में आएगा कि ट्राइंगल में क्यों साइन रूल लगाते थे। एक बच्चा बोला ना साइन रूल, तो साइन रूल ट्राइंगल में क्यों लगा? क्योंकि अब रिजल्टेंट जीरो है। बात समझ में आ रही है? तो कलामी तभी लगेगी बेटा जब रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो। यहां तक छापो पहले, यहां तक छापो पहले। दिस इज द प्राइम कंडीशन मेरे बच्चों। ठीक है, ट्राइंगल में ही लगेगा, मतलब आपका लामिज बोलो या फिर उसको साइन रूल बोलो, आप वैसे नहीं लगा सकते उसको। क्लियर है? क्या बात है निकिता, तरुण, अनुराग, क्या बात है बेटा।
क्या बात है प्रसन्नजीत भाई, मजा आ गया। अब मैं समझ गया क्या बात है छावड़ा साहब, समझ गए ना। अब आगे देखो बेटा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ध्यान देंगे, P1 वेक्टर ये रहा और ये एंगल है गामा। ध्यान देंगे P2 और P1 के बीच में एंगल कितना बनना है बेटा, सॉरी सॉरी, P1 और P2 के बीच में एंगल कितना बनना है, गामा। ये रहा P1, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करके शिफ्ट करूं, लाइन ऑफ एक्शन मतलब शो कर रहा हूं मैं, और ये है P2। तो ये एंगल कितना था बेटा, दिस एंगल इज गामा। आगे देखेंगे, अब लेंगे P2 और P3 को, P2 और P3 को, तो P2 और P3 के बीच में एंगल क्या बनना है, अल्फा। ध्यान देंगे ना, तो ये है P2। अगर इसको आप थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेंगे इस तरह से, तो ये एंगल कितना है बेटा, दिस एंगल इज अल्फा। चेक करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, P2 P3 हो गया ना, अब बचेगा P3 P1। इधर आओ, P1 और P3 के बीच में एंगल कितना है, बीटा। देख रहा है, P1 और P3 के बीच में एंगल है बीटा। तो P1 ये रहा और P3 ये रहा, इसको थोड़ा सा अगर मैं ऐसे शिफ्ट करूं आगे डॉट डॉट के रूप में, तो दिस एंगल इज नथिंग बट दिस इज बीटा। ओके माय लविंग स्टूडेंट्स, नाउ सी केयरफुली। ये एंगल क्या बचेगा बेटा, 180 माइनस बीटा। ये एंगल क्या बचेगा, 180 माइनस गामा। समझ पा रहे हैं ना, टोटल एंगल 180 ये वाला स्ट्रेट लाइन का, तो 180 माइनस गामा बचेगा। ये कितना बचेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे करके, तो ये अल्फा है, तो ये कितना बचेगा, 180 माइनस अल्फा। अब लगाओ साइन रूल। तो एक ही बात है बेटा, इसको साइन रूल की तरह समझ लो या कैसे समझ लो। तो साइन रूल लगाने की कंडीशन है ट्राइंगल फॉर्मेशन। ट्राइंगल फॉर्मेशन का मतलब है रिजल्टेंट इज जीरो, ठीक। तो बेटा इसको इस सेंस में समझ लो, है एक ही चीज, लेकिन कंडीशन है कि रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अब लगा लो, P1 ले लो पहले, P1 के सामने वाला एंगल ये रहा, तो क्या बनेगा ये, P1 अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा इक्वल टू P2 के सामने वाला एंगल चेक करो, साइन 180 माइनस बीटा, चेक कर लो यही होगा। और P3 के सामने वाला एंगल चेक करो, P3 के सामने वाला एंगल होगा 180 माइनस गामा। चेक करो बेटा, 180 माइनस गामा। P1 के सामने अल्फा, P2 के सामने बीटा, और P3 के सामने गामा। अब फाइनली साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा, ठीक है। तो फाइनली हम लौट के वहीं पे आ गए, बट कंडीशन याद रखना, आप ये नहीं कह सकते कि लामीज थ्योरम हर जगह लग जाएगी, नो, कभी नहीं लगेगी। जब तक रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा तब तक नहीं लगेगी। तो फाइनली दिस इज हाउ वी कैन से कि इफ रिजल्टेंट इज जीरो देन द लामीज थ्योरम एंड द साइन रूल इज इक्वल, मतलब सेम ही बात है, एक ही बात है। छाप लो फटाफट। यानी हम लामीज पढ़ने से पहले ही उसे यूज कर रहे थे, क्या बात है। लेकिन अरे अभी रुको, अभी मैं आपको ऐसा घुमाने वाला हूं, आप बोलोगे गौरव सर चरण कहां है, क्या बोलोगे, गौरव सर चरण कहां है। अब देखो, एक बच्चे ने मेरे ना दिल के तार छेड़ दिए बेटा, निखिल गौड़ ने। निखिल गौड़ साहब बोल रहे हैं कि इसका मतलब हम पहले से ही जो है क्या यूज कर रहे थे, हम लामी पढ़ने से पहले ही उसे यूज कर रहे थे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। लामी तो हमने यूज करी नहीं थी, मैं वही समझा रहा हूं। अब देखो, समझो ध्यान से, मजा आने वाला है। अब आप बोलोगे, अरे मैं आपको अभी ऐसी गहराइयों में ले जाने वाला हूं, आप बोलोगे सर चरण कहां है, सामने देखो। बेटा ये चीज हमने यूज करी है पहले, इतना बताओ, क्या हमने ये फॉर्मूले यूज करे हैं पहले, जल्दी बताओ। बिल्कुल करें, चेक करो। अभी मैं आपको दिखाऊं तो हमने पिछले लेक्चर्स में इनको इस वाले फॉर्मूला को यूज किया, कई जगह यूज किया है, ठीक है। साइन रूल लगा के हमने चीजें सोल्व करी थी, और वहां पे ध्यान देना, मजा आने वाला। अभी आप बोलोगे सर चरण कहां है, वहां पे मैंने आपको F1 फोर्स दिया था, वहां पे मैंने आपको F2 फोर्स दिया था। ध्यान से सुनिएगा मेरी पूरी बात को, और रिजल्टेंट भी था। और फिर कैसे गौरव सर आपने साइन रूल लगा दिया, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अभी अभी मैंने बोला क्या बोला मैंने, कि भैया साइन रूल और लामीज, अरे ये अल्टीमेटली लामीज ही है ना, ये अल्टीमेटली लामीज है ना, और इसको हम यूज करते आ रहे हैं। अब गौर नाम का जो बच्चा है वो बोल रहा है ये तो सर हमने पहले यूज कर लिया है। अब सुनो, मैं आपको और गहराई में ले जाता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये तब वैलिड है जब रिजल्टेंट जीरो हो, ये तब वैलिड है जब रिजल्टेंट जीरो हो। अब इसका फिजिकल मतलब समझना, ये तब वैलिड है जब रिजल्टेंट जीरो हो।
अब ये तो हम यूज कर चुके हैं, और रिजल्टेंट भी जीरो नहीं था। याद करो, रिजल्टेंट जीरो था क्या? अरे रिजल्टेंट जीरो था क्या? ऐसे क्वेश्चन करे हैं ना हम लोगों ने, रिजल्टेंट तो जीरो था नहीं। तो गौरव सर आप क्या कर रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो हैं? पढ़ाना वढ़ाना आता नहीं है, मुंह उठा के चले आए हैं। अभी बोल रहे हो रिजल्टेंट जीरो पे लगेगा, अब बोल रहे हो रिजल्टेंट जीरो नहीं है। ऐसे कैसे लगा दिया? बात की समझ में आ रही है? कहां घुमा रहा हूं आपको मैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। समझो, इंटरव्यू फंसा देगा। अब क्योंकि रटने वाले रट के चले जाएंगे कि लामीज तब लगेगी जब रिजल्टेंट जीरो। उसका फिजिकल मतलब समझना हमको मेरे भैया। अब आपको इसे रिजल्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करना है। अगर इफ यू आर अप्लाइंग द साइन रूल हियर, तो यू शुड नॉट ट्रीट एट रिजल्टेंट। ये क्या है हमारे लिए? एक फोर्स है, समझो। दिस इज नॉट रिजल्टेंट, दिस इज लाइक अ फोर्स फॉर मी। दिस इज लाइक अ फोर्स फॉर मी, यानी कि मेरे पास कितने फोर्स हो गए? एक फोर्स, दो फोर्स, और ये बनेगा मेरा तीसरा फोर्स। और वी ऑल नो इफ दीज आर द वेक्टर, तो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे ही करेंगे, करेंगे ही करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और ये रिजल्टेंट ऐसे जाएगा। तो जैसे ही ट्राइंगल बनेगा भाइयों बहनों, साइन रूल लगेगा या लामीज लगेगा। तो ट्राइंगल बनना जरूरी है। चार भुजा नहीं होनी चाहिए, जो पिछला केस था। अगर मेरे पास तीन फोर्सेज हैं और एक फोर्स यहां आके रुक गया, तो वहां पर रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट आ गया, समझो। तो वो ट्राइंगल नहीं कहलाएगा, वो ट्राइंगल नहीं है। वो क्या है? उसमें एक और भुजा आ गई, भुजा मतलब एक और साइड आ गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ट्राइंगल बनना जरूरी है। क्लियर हो रहा है मैं क्या कहां ले जा रहा हूं आपको? तो रटो मत, रटो मत कि रिजल्टेंट जीरो है। तीन फोर्स है तो उन तीनों का रिजल्टेंट जीरो है, तो लामी लगेगी। अब दो फोर्स है तो लामी नहीं लगेगी गौरव सर? बिल्कुल लगेगी। कैसे लग रही है वो? आपको इसको कैसे ट्रीट करना है? एज अ फोर्स। तो तीन फोर्स हो गई, पॉइंट के ऊपर, एक बॉडी के ऊपर। ये देखो, पॉइंट फोर्स नंबर वन, फोर्स नंबर टू, फोर्स नंबर थ्री। और कैसे है? कोप्लेनर है और कॉन्कुरेंट भी है। तो अब ये ट्राइंगल फॉर्म करेंगे ही करेंगे। जैसे ट्राइंगल फॉर्म होगा तो साइन रूल लगा लो या बोल दो उसको लामीज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मतलब अभी तक हम साइन रूल लगा रहे थे, लामीज नहीं थी। वो बिल्कुल परफेक्टली सेट। ये बात आपने बोली, मतलब मजा आ गया। लामीज के लिए फोर्स कॉन्कुरेंट होना चाहिए। सैफ अकरम 100% कॉन्कुरेंट होना चाहिए बेटा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लामीज के लिए फोर्सेस का कॉन्कुरेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी ट्राइंगल फॉर्मेशन होगा बेटा। ठीक है, हाँ, इसीलिए अभी तक लामी नहीं पढ़ाई थी मैंने। बात समझ में आ रही है अमन व्यास? इसीलिए लामीज अब तक नहीं पढ़ाई थी मैंने, क्योंकि लामीज बेसिकली तीन फोर्स एक्ट करेंगे और उन फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होगा। ये एक्चुअल है। ठीक है सर, थर्ड फोर्स दो के रिजल्टेंट के अपोजिट। रीशु केसरी, सौरभ टंडन, एक बार और बता दो सर, एक बार बताओ दो। हाँ तो वही तो बता रहा हूं मैं मेरे भाई, तुम समझे नहीं। अभी तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तुम्हें पहले दो कंडीशन को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। वी हैव द टू कंडीशन। सुनो, एक कंडीशन ये है कि थ्री एक्शंस आर, एक्शंस मतलब फोर्स हैं, एक्शन मतलब फोर्सेस। एक कंडीशन है कि टू एक्शन मतलब वी हैव टू फोर्सेस ओनली। पहले समझो बेटा, डिफरेंस समझो। फोर्स, ठीक है। अब ये रही बॉडी। अब इस पर मान लो तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक दो तीन। अब आप मुझसे बोल रहे हो कि गौरव सर मुझे लामीज लगानी है, तो पहली कंडीशन क्या? लामीज तभी लगेगी जब रिजल्टेंट जीरो होगा यहां, यानी इक्विलिब्रियम है तभी लगेगी रिजल्टेंट। इक्विलिब्रियम मस्ट बी देयर। यहां अगर इक्विलिब्रियम है तभी लगेगी, वरना नहीं लग सकती। तीन फोर्सेस बना ली मैंने, तो अगर वो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम है तभी लगेगी, वरना नहीं लगेगी। ध्यान से सुन लो इस बात को। अगर मान लो इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब इसका मतलब रिजल्टेंट एग्जिस्ट करेगा। रिजल्टेंट शुड बी जीरो इफ यू वांट टू अप्लाई द लामीज। अगर रिजल्टेंट जीरो नहीं है, यू कैन नॉट अप्लाई द लामीज। फिर क्या लगेगा? पॉलीगन लॉ लगेगा। क्यों लगेगा भैया? क्योंकि रिजल्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है। फिर या तो फिर पॉलीगन से सॉल्व होगा वो, या फिर किससे सॉल्व होगा, या फिर वो सॉल्व होगा अपने रेजोल्यूशन मेथड से। क्योंकि रिजल्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और रिजल्टेंट एग्जिस्ट करने का मतलब यह है कि ये तीनों फोर्स मिलकर ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा सौरभ? रिजल्टेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ट्राइंगल नहीं कहलाएगा, उसमें चार भुजा आ गई फिर। क्योंकि वेक्टर की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? एक तरह की ट्राइंगल फॉर्मेशन हम करना चाहें तो एक तरह की साइड है ना। तो अगर रिजल्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो चौथी साइड भी आ गई। चौथी साइड कौन सी है? रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि चार फोर्स हो गए। और लामी लगते तीन फोर्स में, समझो, लामी लगती तीन फोर्स में। अब जनरली हम जो लामीज पढ़ते हैं तो ये पढ़ाया था कि रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। अब मैंने ये बताया कि भैया अगर रिजल्टेंट जीरो नहीं है तो क्या होगा। अब इधर आओ,
अब यहां पे मैं कह रहा हूं 2 एक्शन हमारे पास, एक एक्शन ये रहा, एक एक्शन ये रहा, इमेजिन कर लेते हैं। अब यहां पे इन दोनों एक्शन का एक रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, रिजल्टेंट आएगा। यानी कि इन दिस केस रिजल्टेंट इज नॉट जीरो, रिजल्टेंट इज नॉट जीरो। बट क्या मैं यहां पे क्या, अच्छा रिजल्टेंट जीरो नहीं, इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम नहीं है। यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन थोड़ी है यहां पे। अगर रिजल्टेंट आ रहा है, मतलब क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं है? बात समझ में आ रही है? कंडीशन समझो। तो इस केस में अब आपको, इफ यू आर ट्रीटिंग इट एज अ फोर्स, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्मेशन दोगे क्योंकि तीनों वेक्टर है, फोर्स नंबर 1, फोर्स नंबर 2, फोर्स नंबर 3। अब मैं ये समझा रहा हूं कि यहां हमने रट लिया कि लामीज केवल रिजल्टेंट जीरो पर लगेगी, लेकिन एक कंडीशन ऐसी बन सकती है रिजल्टेंट जीरो ना हो। वो कब बनेगी? जब दो एक्शंस होंगे, लेकिन आप उसको एग्जैक्टली लामीज नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? साइन रूल। क्या बोलेंगे? साइन रूल। क्या बोलेंगे? साइन रूल। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं है, और इक्विलिब्रियम नहीं है तो फिर हम उसको लामीज नहीं बोल सकते। दिस इज द डिफरेंस। एक्चुअली कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर दोनों से क्वेश्चन सेम आ रहा है, दोनों से अल्टीमेटली इक्वेशन सेम आ रही है। इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी? ये वाली। ध्यान देंगे, समझो, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे मजा आ जाएगा बेटा, इंटरव्यूअर बोलेगा तेरे इंतजार था मुझे, किससे पढ़ के आ, इधर आ। अब ये भी साइन रूल है और ये लामीज भी है। ध्यान से सुनो, ये साइन रूल भी है, लामीज भी है। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? लिखो इसको इंटरव्यू के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस? कि अगर आप लामीज बोलोगे, अगर आप लामीज बोलोगे, अगर आप लामीज बोलोगे, तो इक्विलिब्रियम शुड बी देयर, इक्विलिब्रियम शुड बी देयर, इक्विलिब्रियम शुड बी देयर। मतलब रिजल्टेंट मस्ट बी जीरो, वो भी किनका? तीन फोर्सेस का। रिजल्टेंट मस्ट बी जीरो। ठीक है। और अगर आप इसको साइन रूल बोल रहे हो, अगर आप इसको साइन रूल बोल रहे हो, तो रिजल्टेंट जीरो होने की नीड नहीं है, यानी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की नीड नहीं है। इक्विलिब्रियम मे नॉट बी देयर। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज नॉट देयर, ऐसा लिखो, इक्विलिब्रियम इज नॉट देयर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये है बेसिक डिफरेंस। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर लामीज और साइन रूल तो एक सही नहीं है भैया। समझो बात की गहराई को। इसमें रिजल्टेंट को जीरो होना ही पड़ेगा, इसमें इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम को मेंटेन होना पड़ेगा। यहां पे इक्विलिब्रियम इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, और रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। आई बेटा मेरी बात समझ में? अरे आई मेरी बात समझ में? अब बताओ। एग्जैक्टली exactly. नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड, अरे नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम के लिए तीन फोर्सेस सेम होने जरूरी थोड़ी है, किसने बोला? नो 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 नो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो तो किसी भी डायरेक्शन और किसी भी एंगल पे हो सकते हैं। नो नो, बिल्कुल नहीं। ऋषु केसरी, बिल्कुल नहीं होगा बेटा, यही तो मैं भी बोल रहा हूं, ये तो मैं भी बोल रहा हूं। दो फोर्स में इक्विलिब्रियम कैसे होगा? बिल्कुल नहीं, इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं। दो फोर्स में रिजल्टेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है रिजल्टेंट। सर रिजल्टेंट कैसे जीरो होगा? भाई गधे हो क्या एक नंबर के? फिर वही बात हवाबाजी वाली। क्यों नहीं हो सकता जीरो? नहीं, रिजल्टेंट क्यों जीरो नहीं हो सकता? क्यों जीरो नहीं हो सकता? इधर आओ बेटा, इधर आओ। क्यों नहीं हो सकता जीरो? इधर आओ। अरे अभी आओ, इधर आओ। हवाबाजी। कौन सी बाजी? हवाबाजी। इधर देखो फटाफट, कोई बात नहीं, इधर देखो। ये आप हो बेटा, कौन है ये? विनय कुमार। ये विनय कुमार है बेटा, है ना? विनय कुमार एक बॉडी है। अब बॉडी पे एनालिसिस करने में दिक्कत होगी, तो मैंने इसको मान लिया एक पार्टिकल। ये रहा पार्टिकल। विनय कुमार, ये तुम हो बेटा। ध्यान देना, अभी आप बोलोगे सर चरण कहां है। अगर ये, अब इमेजिन करो ये आप हो बेटा, है ना? ये पार्टिकल आप हो। आपको एक बंदा इधर खींचता है, लेट्स इमेजिन 10 किलो न्यूटन के फोर्स से। आप, और इमेजिन करते हैं ये इतना फोर्स है कि आप हिल सकते हो। इमेजिन करते हैं कि मोशन देने वाला फोर्स है ये। आप जानते हो ना, फोर्स दो तरीके का होता है, या तो मोशन दे देगा या फिर मोशन देने का प्रयास करेगा। मैं बोल रहा हूं 10 किलो न्यूटन इज सफिशिएंट टू गिव द मोशन टू दैट पर्टिकुलर गाय। कौन है ये? विनय कुमार। विनय कुमार इधर देखो मेरे बच्चे, इधर देखो फटाफट से। ठीक है, अब ये आप हो और 10 किलो न्यूटन का फोर्स आपके ऊपर लगाएगा, और ये फोर्स सफिशिएंट है आपको मोशन देने के लिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं विनय भाई, क्या ये फोर्स आपको इधर खींच के ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? जल्दी बताओ, ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? जल्दी बताना सब लोग। अरे चरण बेटा अभी दे रहा हूं आपको, रुक जाओ। अपना चरण बनवा के भेज दूंगा तुम्हारे पास, अपने घर में लगा लेना उसको। ठीक है, सुनो ध्यान से, क्या बातें आ रही है। अरे अभी और देखो बेटा, अभी ये देखो, मजा आने वाला है। ठीक है,
तो मेरे दोस्त विनय, आप पक्का इधर चले जाओगे ना मेरे बच्चे? क्यों चले जाओगे इधर? क्योंकि ये फोर्स सफिशियंट है आपको इधर खींचने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक ही फोर्स है, वही रिजल्टेंट हो गया। कॉमन सेंस है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो आपको ये फोर्स उधर खींच के ले जाएगा। अब मैं बोलूं नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, एक और काम करते हैं, एक फोर्स और लगाते हैं, और ये भी कितना है? ये भी 10 किलो न्यूटन है। ध्यान देना, अभी आप बोलोगे सर मजा आ गया, और इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। ध्यान देना जरा। अब आप किधर जाओगे बेटा? अभी आप ना इधर जाओगे ना इधर जाओगे, किधर जाओगे जल्दी बताओ? इधर जाओगे कि नहीं जाओगे? यही तो होगा रिजल्टेंट, है कि नहीं? अब तक जो हमने सीखा उस हिसाब से। ओके, अब मैं बोलता हूं नहीं 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 भाई, ध्यान से सुनो, मैं एक और फोर्स लगाता हूं, ये रहा, और ये भी 10 किलो न्यूटन है। कितना है? 10 किलो न्यूटन, और ये भी एंगल 120 और ये एंगल भी 120। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे बता दो अब तुम किधर जाओगे? जल्दी बताओ, किधर जाओगे? विनय कुमार किधर जाओगे? इधर जाओगे कि इधर जाओगे कि नीचे जाओगे? जल्दी बता दो, किधर जाओगे? चीख चीख के पढ़ाया था, फुटबॉल का एग्जांपल दिया था कि एक लात नीचे से मारी गई, एक लात इधर से मारी गई, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि तीनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि रिजल्टेंट क्या है? जीरो। क्यों क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि रिजल्टेंट क्या है? जीरो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिजल्टेंट क्या है इस केस में? जीरो। क्यों है रिजल्टेंट? क्यों है रिजल्टेंट जीरो? कोई बात नहीं है। अरे गौर से समझ में नहीं आया, क्या पढ़ा दिया? अरे बकवास एजुकेटर हो आप, कुछ नहीं आता आपको। इधर देखो बेटा, कोई बात नहीं, सामने देखो। मैं कह रहा हूं बेटा कुछ नहीं आता मुझे, इधर देखो। ये वेक्टर तो पढ़े है ना, वेक्टर तो अच्छे समझाया ना मैंने। इधर देखो बेटा फटाफट से। लेट्स इमेजिन, हम वेक्टर को लेंथ के रेस्पेक्ट में दिखा सकते हैं। लेट्स इमेजिन 10 किलोमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर की लेंथ होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी। ध्यान देना, मजा आने वाला। अभी आप बोलोगे सर चरण लगाएं। अब मैं वेक्टर फॉर्म करके दिखाता हूं आपको, ध्यान देना। इसको बोल देते हैं वेक्टर 1 F1, ये हो गया वेक्टर F2, ये हो गया वेक्टर F3। ध्यान देना बेटा, अभी आप बोलोगे सर मजा आ गया। इधर देखो बेटा, ये गया आपका वेक्टर F1, ये रहा, ठीक है। और ये लेंथ कितनी है बेटा? ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इतनी लेंथ 10 सेंटीमीटर। वेक्टर ए बन गया, ये वेक्टर ए। अब इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ये वाले वेक्टर को, ये रहा, पैरेलल शिफ्ट कर दूं इसके मुंह पे इधर, ये क्या बन जाएगा? वेक्टर बी। ध्यान देना, अभी आप बोलोगे मजा आ गया। वेक्टर बी, ये रहा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर के ही बनाना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, अंडू कर देते हैं। ये भी 10 सेंटीमीटर का बनेगा, एग्जैक्टली लाइक दिस। ठीक है, दोनों बराबर से लग रहे हैं क्या? लेट मी चेक। हाँ, बराबर ही लग रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना? चलो, अब ये 10, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये हो गया वेक्टर 2। अब मेरे भैया ये वाला जो वेक्टर है तीसरा वाला, इसको इसके इधर पैरेलल शिफ्ट कर दूं, F2 के मुंह पे पैरेलल शिफ्ट कर दूं। पॉलीगन लॉ, यही तो पढ़ा हम लोगों ने। तो जैसे ही मैं तीसरे वेक्टर को बेटा यहां रखूंगा, खुद बता दो मुझे कहां के लाई करेगा ये? इस पॉइंट पे, ठीक है, करेगा। रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट क्या है जल्दी बता दो। और ये कैसा ट्राइंगल बनेगा? ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, एवरीथिंग इज 10 सेंटीमीटर। और ये कैसा ट्राइंगल बनेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक और चीज समझे हम, ये था वेक्टर 1, ये था वेक्टर 2, और इन दोनों के बीच का एंगल 120 चेक करो। 120 था कि नहीं था? चेक करो जल्दी से। था कि नहीं था? बिल्कुल था गौरव सर। तो ये एंगल कितना बचेगा? ये एंगल बचेगा 60। अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, इसकी सारी साइड्स बराबर होती है, तो उसके बीच के एंगल कितने बनते हैं? कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। इधर आओ, चेक करो ये वाला एंगल, चेक करो ये वाला एंगल। वेक्टर 1 और वेक्टर 2 और वेक्टर 3 के बीच का एंगल 120 था, ये वाला चेक करो। तो ये कितना बचेगा? 60 डिग्री। चेक करो। वेक्टर 1 और वेक्टर 3 के बीच का एंगल ये वाला था 120, चेक करो ये कितना बचेगा? 60 डिग्री। आया कुछ समझ में? आया कुछ समझ में? अरे आया कुछ समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताओ मुझे। तो दिस इज व्हाट, हियर नो रिजल्टेंट एग्जिस्ट। यानी उन तीनों फोर्सेस ने मिलके क्या कर दिया? रिजल्टेंट दिया ही नहीं कोई। इसीलिए बेटा ये बॉडी कहां रहेगी? ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। अगर मैं केवल ये वाला फोर्स लगाता तो उधर चली जाती, अगर मैं ये वाला फोर्स लगाता तो इधर चली जाती। अब मैंने जैसे तीसरा फोर्स लगाया, बॉडी कहीं नहीं जा रही। दिस इज व्हाट वी कॉल इक्विलिब्रियम, खड़ी हुई है एक जगह पे।
स्टैटिक है ना, रेस्ट पे है ना। अरे मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर देखे हैं, रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब क्या है, अरे रेस्ट का मतलब क्या, जल्दी बताओ, रेस्ट का मतलब क्या सिखाया था मैंने। रेस्ट का मतलब था एफ नेट, याद करो। एफ नेट मतलब रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो। याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। ठीक है आगे बढ़े। अरे तरुण यार, टेंशन नहीं लेनी है, चार चार सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं बेटा, टेंशन से नहीं पढ़ाई करनी है यार तरुण। तरुण मेरे बच्चे, अब मैं जितने भी लोग हैं, आपका सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रस्ट मी। आप पढ़ाओ मत, आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस करते जाओ बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ, बहुत अच्छा चल रहा है बेटा सब कुछ। ठीक है, चार सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, अब अपने अकॉर्डिंग उनको पढ़ते रहो। मैथ भी चल रहा है, थर्मल भी चल रहा है, हीट ट्रांसफर भी चल रहा है, और ये भी चल रहा है, मैकेनिक्स भी चल रहा है। बढ़िया चल रहा है सब कुछ, चुपचाप बस जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ते जाओ। ये नहीं कि आज आपने एफएम ये पढ़ लिया, मैकेनिक्स मान लो लामीज आपने पढ़ लिया आज, सुनो ध्यान से। अब एक हफ्ते बाद मैं लामीज का क्वेश्चन आपको दे दूं और वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, बहुत इजी क्वेश्चन, तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं करो, आप केवल सिलेबस पूरा कर रहे हो। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी बच्चों से, सभी बच्चों से, चाहे वो कोई भी है, ये मत करना कि पूरे साल सिलेबस सिलेबस चिल्ला रहे हो, नो। एक अच्छी स्पीड चल रही है आपकी, ठीक है, कुछ ग्लिचेस आते हैं, ठीक है, तीन तीन चार चार सब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बढ़ते जाओगे बेटा, है ना। दिमाग में टेंशन मत पाल लेना कि अरे सिलेबस सिलेबस सिलेबस, करा के दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए हो गया, क्लियर है बेटा लामीज, फील हुई लामीज, अरे फील हुई कि नहीं हुई। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, चलो तो इसी के साथ एक क्वेश्चन करो, छोटा था। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, कैसा, कैसा, अरे जल्दी बता दो, कैसा, चवन्नी भर का, कैसा, चवन्नी भर का। ठीक है, चवन्नी भर का क्वेश्चन करते हैं बेटा एक, चलो। तो चवन्नी भर का क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो इस स्क्रीन को दो पार्ट में तोड़ दिया, और दो पार्ट में तोड़ने के बाद मैंने एक रोलर ले लिया। रोलर लेने के बाद मैंने एक दीवार ले ली, तो ये रही, ठीक है भैया। और दीवार लेने के बाद भाइयों बहनों, मैंने इस रोलर को इसके सेंटर से लटका दिया दीवार पे, जैसे मैंने आपको लटका रखा है। बोलो भारत माता की जय। चलो डायग्राम बनाओ फटाफट से। सो एक दीवार है, उस दीवार के सहारे एक रोलर लटका दिया गया है, या आप इसको स्फेयर भी समझ सकते हो, जो आपको समझना समझ लो, स्फेयर समझ लो, गोला समझ लो, चलो स्फेयर है ये, ठीक है। वन स्फेयर इज देयर, जो अपने सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू, मतलब बिल्कुल सेंट्रॉइड पे लटका हुआ है, अगर मैं 2D फिगर की बात करूं तो। और ये एक रस्सी है, स्ट्रिंग समझ लो, या जो भी आपको समझना समझ सकते हो, लटका हुआ है ये, ठीक है। अब दिया क्या बताता हूं आपको मैं, देखो, डिटरमाइन द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड द रिएक्शन एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट। आपको इस स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है, ठीक है। यू आर टू डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग टी, आपको टी बताना है, और आपको बताना है रिएक्शन। और रिएक्शन बेटा मैंने समझा चुका हूं आपको न्यूटन के थर्ड लॉ में, रिएक्शन कहां पे आती है, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। कहां आती है, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। कॉन्टैक्ट पॉइंट ये रहा बेटा, तो आपको रिएक्शन बतानी है, गिवन दैट वेट ऑफ दिस रोलर इज 2000 न्यूटन्स, एंड वन मोर थिंग, this string is making an angle of 20 डिग्री फ्रॉम दी वर्टिकल। इतना दिया हुआ है बेटा, करिए, करिए फटाफट से। और बोला गया क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम मेंटेन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन है कि एक रोलर है, और ऑब्वियसली बात है स्टेट ऑफ रेस्ट है, इक्विलिब्रियम तो मेंटेन हो गई यहां पे, है ना। क्या बात है अमन व्यास भाई, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। खेल गए आप लोग यार, कब का फील हो गया बेटा, मजा आ गया तरुण भाई। तो ऐसे ही फील करते रहो बेटा आप, ठीक है। चलो
अच्छा ये बताओ, हाँ सही चल रही क्लास? लैगिंग वैगिंग तो नहीं हो रही कोई? क्यों भैया? सौरभ टंडन सर समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे अभी यार। सौरभ यार हथियार फेंक दिए पहले आपने यार, आप मैदान में कूदे हो नहीं और हथियार पहले त्याग दिया आपने। बेटा जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है, अब देखो यहां से गेट की शुरुआत हो रही है, ये गेट में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? जब भी जब भी इस तरह क्वेश्चन आप कहीं देखो तो आपको पता क्या करना है? आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये क्या बोला भैया? फ्री बॉडी मतलब जो फ्री होती है, ठीक है? तो बॉडी है रोलर, कोई रोलर की बात कर रहा है वो, तो ये भैया रोलर हमने बना दिया जरा, ये लो साहब, बन गया रोलर या स्फेयर जो भी है ये, ठीक है? अब हमने इस पे क्या किया बेटा? फ्री बॉडी का मतलब इस पे जो जो फोर्सेस वो आपको शो करने हैं अब। तो ये ले लिया इसका हमने क्या? सेंट्रॉइड, या अगर 3D बॉडी मान रहे हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बेटा इसका जो वेट है वो किधर एक्ट करेगा? इसका वेट नीचे एक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा गौरव सर, लेट्स टेक इट डब्ल्यू। अब जो स्ट्रिंग लटकी हुई है वो ऐसे जा रही है, ये रही, तो इसमें टेंशन आ रही है, उसको आप टी बोल दो। कुछ गया किसी का है? नहीं, आपसे पूछना चाहता हूं मैं, कुछ गया? नहीं गया। अब मेरे बच्चों ये है कांटेक्ट पॉइंट, तो इस कांटेक्ट पॉइंट पे एक रिएक्शन आएगी कि नहीं आएगी? मतलब रोलर दीवार को दबा रहा होगा, दीवार रोलर को दबा रही होगी, है कि नहीं? तो ये गया क्या? ये वाला फोर्स गया हमारा, कौन सा? ये वाला। ये फोर्स गया हमारा रिएक्शन आर। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत की नहीं है? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान से देखो बेटा, हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। क्या इस रिएक्शन की, क्या इस रिजल्टेंट नहीं, रिएक्शन है ये, रिएक्शन की लाइन ऑफ एक्शन सेंट्रॉइड से पास होगी? भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, होगी? जी हाँ बिल्कुल होगी गौरव सर, 100 बार होगी। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं इस रिजल्टेंट फोर्स को यहां से हटा के, भाइयों बहनों, यहां लगा दूं? बात तो एक ही है। अरे बात तो एक ही है। अरे बात तो एक ही है। अब मैं इस पूरी कंडीशन को एक पॉइंट पे इमेजिन कर लूं, किसी का कुछ गया? भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे जल्दी बता दो, किसी का कुछ गया? नहीं गया? तो बेटा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बचा क्या इसमें? कितने फोर्स हो गए? 1 2 3, बजा लो जाके बीन। है हवा बाजी, सपेरे बन जाओ सपेरे, अब जल्दी से नाचो बेटा, है ना? गाना गाओ, नाचो नाचो नाचो। आ रही है कुछ बात समझ में? 3 फोर्सेस आ गए, इक्विलिब्रियम मेंटेन है ही है, क्या लगा दो? मुंह उठा के। बेटा मुंह उठाना बड़ा जरूरी है, क्या लगाएंगे? मुंह उठा के लामीज। क्या लगाएंगे? लामीज। अब इधर आओ फटाफट से, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर आपकी बुद्धि काम कर रही है तो ये एंगल 20 डिग्री दिया गया है और ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? टोटल एंगल, ये टोटल एंगल हो जाएगा 110। पकड़ लो जाके बस। अब इधर देखो, 90 और 110 कितने होते हैं बेटा? 90 और 110 होते हैं 200, तो ये कितना बचेगा? ये वाला एंगल, ये बचेगा 160। बिछा लो खाट और लेट जाओ बेटा उस पर जाके, हैं? हवा बाजी खत्म। फेंको इसको उठा के। क्या बात है बेटा, खेल गए आप लोग यार, कितने फास्ट बच्चे हैं देखो, खट से आंसर निकाल दिया। ऐसे बच्चों की जरूरत है मोदी जी को, ढूंढ रहे हैं बेटा आपको वो, कि कब ऐसे बच्चे आएंगे और देश को आगे ले जाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? करो फटाफट से। तो लगा दो साइन रूल। अब साइन रूल बोल लो या लाइमिस बोल लो, एक ही बात है बेटा, सीख चुके हैं जब। मतलब साइन रूल, लामिस थ्योरम कैन बी साइन रूल, एवरी साइन रूल कैन नेवर बी लामिस थ्योरम, ऐसे समझ सकते हैं हम इस चीज को, है ना? चलो तो देखो ध्यान से, तो आर के सामने एंगल है 160, तो आर अपॉन साइन 160,
साइन 160 इक्वल टू W के सामने एंगल है 110 का, तो W की वैल्यू थी 2000 डिवाइडेड बाय साइन 110 इक्वल टू, और क्या बचा, ये वाला फोर्स कौन सा था, टेंशन T, तो T अपॉन साइन 90। बेटा निकाल लो बचा क्या इसमें, हो गया सॉल्व, मैं सॉल्व कर देता हूं। साइन 90 वाली 1 होती है ना, तो 2000 डिवाइडेड बाय साइन 1110, 2128 टेंशन आ रही है 2128 दशमलव 355 2128.355, ठीक है। एंड इसके अलावा क्या बचता है हमारे पास अब, ओके सो 2000 727, आर की वैल्यू आ रही है 727, छाप लो फटाफट, सही है। बिल्कुल बेटा 2024 में जरूर खोजेंगे, वो चुनाव आ रहे हैं, ध्यान रखना। और दिस इज द गोल्डन ईयर फॉर यू गाइस, लिसन केयरफुली, मजाक में नहीं बहुत कर रहा हूं, मजाक में बात नहीं कर रहा हूं, बी सीरियस, लिसन। 2024 में चुनाव है और जॉब निकलेंगी, पीएसयूज में निकलेंगी, है ना, हर जगह निकलेंगी भर्ती। तो अगर आप भर्ती होना चाहते हो कहीं पे, तो मेहनत करना चालू कर दो बेटा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन ईयर है, ट्रस्ट मी। आने वाला जो साल है उसमें भयंकर जॉब वैकेंसीज आने वाली हैं, आप बोलोगे कि ये क्या हो गया। इसीलिए दबा के मेहनत करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए सबके आंसर मैच हो रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक और क्वेश्चन देता हूं, छोटा था, इजी क्वेश्चन है ये भी। एक इंक्लाइंड प्लेन है, जिसका एंगल है 30 डिग्री। इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी रखी हुई है, सॉलिड बॉडी लाइक दिस। इंक्लाइंड प्लेन पे एक सॉलिड बॉडी रखी हुई है, ठीक है, ऐसे करके। आगे क्या दिया है, क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन horizontal force F to be applied, determine horizontal force F to be applied, determine horizontal force F to be applied, to be applied to the block, to the block, to the block weighing 2500 newtons. Determine the horizontal force F to be applied to the block weighing 2500 newtons. 2500 newtons to held it in, to held it in, to held it in position on smooth inclined plane. To held it in the position of, to held it in position on smooth inclined plane, position on include, sorry, position on smooth inclined plane, which makes an angle of 30 degree, which makes an angle of 30 degree. यहां पे दोस्तों एक रिएक्शन भी एक्ट कर रही है, ठीक है।
क्योंकि कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो एक रिएक्शन तो बनेगी बनेगी। दिस रिएक्शन इज आर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ। समझना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। व्हाट शुड बी द वैल्यू एफ टू मेंटेन इट्स पोजीशन, मतलब किसकी पोजीशन, इस ब्लॉक की पोजीशन, कि यहां से हिलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन सरल भाषा में समझो। क्वेश्चन ये है कि ये ब्लॉक इस स्मूथ प्लेन पे है, स्मूथ प्लेन का मतलब है फ्रिक्शन जीरो, पहली बात, फ्रिक्शन लेने नहीं आपको कंसिडरेशन में। दूसरी चीज वो बोल रहा है कि यहीं रहना चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए। इतना मैंने आपकी हेल्प कर दी, अब बाकी आप करिए। अब आपको बताना है क्या, आपको एक तो एफ बताना और आर बताना, दोनों वैल्यू बता दो। आर भी बता देना बेटा, एफ तो बताना ही बताना है और आर भी बता दो। इतनी डेटा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया, नथिंग इज मेंशन्ड। नहीं रिशु बेटा, फ्रिक्शन लगेगा तो कोई केस बिल्कुल चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसीलिए इसमें स्मूथ वर्ड यूज किया गया। क्या यूज किया गया, स्मूथ, स्मूथ प्लेन बोला गया। जब भी कोई स्मूथ वर्ड यूज करेगा तो आप समझ जाएंगे कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो। फ्रिक्शन लेना ही नहीं है, फ्रिक्शन शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है, आपको नहीं लेना है। सर इस बार आया था गेट में, क्या बात है चिराग भाई, तो फेंक दिया को उठा के बेटा तुमने। अब देखो नाम में इंजीनियरिंग छुपी है, किस में इंजीनियरिंग छुपी है, नाम में। उसने बोला है, क्या बोला है कि एफ की वो वैल्यू बताओ जिससे ये ब्लॉक अपनी पोजीशन में हेल्ड रहे, वहीं के भी बैठा रहे। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, ना तो ब्लॉक नीचे जाए, नीचे जा सकता है, ऊपर तो जाएगा नहीं, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगाया आपने। तो इसका सिंपल सा मतलब ब्लॉक नीचे नहीं आए, इतना फोर्स आपको लगाना है। ब्लॉक नीचे ना आने का मीनिंग क्या है, उसमें मोशन ना आए। मोशन ना आने का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट, अरे स्टेट ऑफ रेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, स्टेट ऑफ रेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। और अगर स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, नेट फोर्स यानी कि रिजल्टेंट इज जीरो, यानी कि इक्विलिब्रियम। कौन सा ब्रियम, इक्विलिब्रियम। और अगर इक्विलिब्रियम है और तीन फोर्सेस हैं, तीसरा फोर्स कौन है जल्दी बताओ, तीसरा फोर्स है इसका वेट। ध्यान से देखो, ये रहा, इसका वेट भी है। एक फोर्स इधर, एक फोर्स नीचे, एक फोर्स ये रहा, तीन फोर्स है, रिजल्टेंट भी जीरो है। इसका मतलब अब आंख बंद करके या मुंह उठा के क्या लगा सकते हो, लामीज। क्या लगा सकते हो, लामीज। तो बता दो बेटा जल्दी से कितना आंसर आ रहा है। देखो कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, लेकिन आपने गहराई नहीं समझी बेटा क्वेश्चन की। क्वेश्चन की गहराई है कि उसने बोला है कि इसको यहीं रहना है, हिलना नहीं है, मतलब इसको नीचे नहीं आना है। इसका मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट बनी। स्टेट ऑफ रेस्ट बनने का मतलब क्या है, रिजल्टेंट नहीं होगा, उस पर कोई नेट फोर्स नहीं होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम में होगी बॉडी। क्लियर है। और जैसे इक्विलिब्रियम में है तो आप आंख बंद करके लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो बेटा ध्यान से देखो, बॉडी को मैंने पॉइंट मान लिया, ये रही, ठीक है। उसके बाद आर वाले फोर्स को मैंने बेटा यहां से निकाल दिया, ये गया आर वाला फोर्स। एफ वाले फोर्स को मैंने ऐसे मान लिया और वेट वाले फोर्स को मैंने ऐसे मान लिया। एक ही बात है कि नहीं है, जल्दी बताओ। एक ही बात है, वेट वाले फोर्स को मैंने ऐसे मान लिया, खत्म। लगा दो बेटा लामीज। अब जब याद रखना, जब भी लामीज लगाओगे एंगल्स की जरूरत पड़ेगी आपको। किसकी जरूरत पड़ेगी, एंगल्स की। ठीक है, तो ये था 2500 और ये हो गया आर और ये हो गया एफ। ठीक है दोस्तों, ये एंगल कितना, 30 डिग्री। ओके, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। एफ ऐसे जब जाएगा, हॉरिजॉन्टल है ना, तो 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। समझो बेटा ध्यान से, ये एंगल 30 डिग्री होगा ये वाला। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है तो हॉरिजॉन्टल से एफ जा रहा है, देखो ध्यान से, ये रहा हमारा इंक्लाइंड प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल पे एफ जा रहा है हमारा, तो 30 डिग्री एंगल बना। अब ध्यान से सुनो,
इस सरफेस से आर जो एक्ट करेगा वो परपेंडिकुलर एक्ट करेगा 90 डिग्री पे, यानी ये रही सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस से आर 90 डिग्री पे एक्ट करेगा, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो ओवरऑल एंगल कितना हो गया यहां से लेके यहां तक, ओवरऑल एंगल हो गया 120। कोई दिक्कत? तो 120 ये रहा, 90 ये रहा बेटा, ये कितना बचेगा, ये हो गया आपके 210 तो ये बचेगा 150, 150। सही है, सही है दोस्तों। ठीक है ना, ग्रेट। लगा दो यार, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ है ही नहीं इसमें। F अपॉन साइन 150, सही है ना, ठीक है, साइन 150 इक्वल टू R अपॉन साइन 90, R अपॉन साइन 90 इक्वल टू 2500 अपॉन साइन 120। ठीक है, सॉल्व कर लो बेटा। अब आप सोचो कि मैं पूरा सॉल्व करके बताऊं तो आई थिंक आंसर सही आ रहे होंगे आप लोगों के। ठीक है, तो जस्ट सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वन मोर क्वेश्चन प्लीज। हॉरिजॉन्टल इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन, ठीक है, और इधर एक फिर से गोला। ठीक है बेटा, चलिए ये क्या हो गया भाई, मक्कार ही दे रहा है बेटा ये बोर्ड यार, सब नाटक चल रहा है यार। कभी बोर्ड खराब हो रहा है, कभी क्लास नहीं चल रही है, कभी नेटवर्क गायब हो रहे हैं, मजाक बना दिया है। चलिए, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन इज, कितना दे दूं, चलो 45 ले लो। द वेट ऑफ दिस स्फेयर इज 3000 न्यूटन्स। You are to determine the reactions at contact point. आपको reactions बतानी है। Determine the reactions. खत्म, टाटा बाय बाय। बताइए क्या बात है, क्या बात है बेटा। अरे यार तरुण भाई मजा आ गया। अच्छा मैंने आपको एक बात बोली थी, आई डोंट फील कि अभी अभी शेयर करनी चाहिए कि नहीं, चलो बता देता हूँ आपको। मैंने आपको बोला था ना बेटा, बड़े बड़े अटैक जो होते हैं ना वो एक टाइम पे आके नाटक करते हैं। तो बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ, कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है एक एडटेक इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सही जगह पे आए हो, भरोसा रखना मेरे ऊपर। ठीक है, चुपचाप लगे रहो बस। जो बहुत सिंपल सा फंडा है जीवन का, ध्यान से सुनना।
जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, जो काम 2 करोड़ में हो सकता है, अगर उसके लिए आप 2,000 करोड़ लेके आ रहे हो, तो इसका मतलब आपकी नियति ठीक नहीं है, पता नहीं क्या करना चाह रहे हो। जो काम इजीली 2 करोड़ में हो सकता है, उसके लिए 2,000 करोड़ की फंडिंग उठा रहे हो, पता नहीं किस लिए उठा रहे हो भाई। तो आप समझो आप क्या करना चाह रहे हो मार्केट में, आप क्या दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसलिए इसीलिए धीरे धीरे तब डिग्रेड हुआ। और अभी बस मैं इतना बता रहा हूं, आप बिल्कुल सेफ प्लेस पे हो, एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। बस आपको मैंने बस हिंट दे दी है, वो भूचाल के आपको कुछ दिन बाद समझ में आ जाएगा। इसलिए आप चुपचाप से पढ़ाई में लगे रहना, दुनिया की हवाबाजी से बच के रहना। ठीक है, क्या बात है टंडन भाई। और आप खुद बोलोगे गौरव सर आप अंतर्यामी हो, आपने कैसे बता दिया था, बस भरोसा रखो, है ना। तो चुपचाप पढ़ाई करते हो। चलिए फटाफट से रिएक्शन बता दो बेटा, इतना ही दिया है और कुछ नहीं दिया है, यही डेटा दिया है बस। वो बोल रहा है कि व्हाट आर द रिएक्शंस, करिए फटाफट से। हो गया। सैफ अकरम, रिएक्शन हॉरिजॉन्टल लगेगी ना सर, और वेट नीचे, क्या बात है, मजा आ गया बेटा, दिल खुश कर दिया मेरे दोस्त। ऑलवेज रिमेंबर, रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी। किधर लगेगी बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर। है, आ गई बेटा बात समझ में। तो बेटा ये हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट, ठीक है, एंड एक कॉन्टेक्ट पॉइंट ये रहा। ओके, एक ये रहा, एक ये रहा। इस पे रिएक्शन लगेगी ऐसे, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हैं, आप जो है ऐसे कैसे मानने को, सुनो समझाता हूं, पूरा 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 ज्ञान दूंगा जरा। ये जो रोलर है, इसके अंदर एक वेट है जो नीचे एक्ट कर रहा है ना, नीचे एक्ट कर रहा है। उस वेट की वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स आ रहा होगा ना, यानी ये रोलर इस सरफेस पे एक फोर्स लगा रहा होगा ऐसे करके, समझना, हाँ या ना। तो दिस इज व्हाट, एक्शन। क्यों, क्यों भाई, क्यों पॉइंट लोड क्यों लगा, क्योंकि पॉइंट कांटेक्ट बनेगा। कैसा कांटेक्ट बनेगा, पॉइंट कांटेक्ट बनेगा। अगर ये रोलर होता तो लाइन कांटेक्ट बनता, स्फीयर है ये, स्फीयर है ये, ठीक है। तो पॉइंट पॉइंट पे लोड लग गया बेटा, तो ये हो गया हमारा एक्शन। अब सरफेस क्या करेगी, उसको रोक के खड़ी है, तो ये क्या लगा रही है, रिएक्शन। आया कुछ समझ में। दिस इज नथिंग बट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द रिएक्शन। ओके, चलिए एनीवेज, तो ये होगी बेटा हमारी रिएक्शन। इसको बोल दो R1, इसको बोल दो इस वाले पॉइंट पे जो रिएक्शन आएगी R2, R2। और ये क्या बनेगा बेटा, इसका वेट W। तो क्या ये तीनों फोर्स कोप्लेनर हैं, बिल्कुल है। क्या ये कॉन्कूरेंट है, बिल्कुल है, चेक कर लो। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे गुजरेगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे गुजरेगी, तीनों फोर्स कॉन्कूरेंट है। बस आपको सॉल्व करना है बेटा, आप कुछ नहीं है, 54 भर का क्वेश्चन है, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहीं पर कर देता हूं। ऐसा कुछ केस बनना है। देखो सबसे बड़ा काम होता है बेटा एंगल फाइंड आउट करना। एक बार तुम्हारे पास एंगल आ गया तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, ये चवन्नी क्वेश्चन है एकदम। तो देखिए, ये हो गया आपका, कितना था, 3,000। 3,000 का वेट नीचे एक्ट कर रहा है। ये हो गया आपका फोर्स R1, और ये हो जाएगा बेटा R2। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। फोर्स, इनके एंगल निकालने में एक ट्रिक समझाता हूं आपको, छोटी सी ट्रिक। उस छोटी सी ट्रिक के बाद भाइयों बहनों, अगर मेरी कोई कमी रह जाए
कोई गलत इरादा नहीं करा है तो आप जो बोलेंगे कर लूंगा। सामने देखो जल्दी से, ध्यान से देखना बेटा। ये R1 जो फोर्स है ऐसे जा रहा है ना, ये इमेजिन करो ये हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे करके, इमेजिन करो ऐसे होता R1, इमेजिन करते हैं ऐसे करके, तो एंगल क्या होता 0। फिर ये ऐसे घूमा, इमेजिन करो ये पेन R1 है, इमेजिन करो ये पेन R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सब लोग देखो ये पेन R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिन करिए। तो अभी एंगल कितना ओरिजिनल पे देखूं तो 0, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया और इस प्लेन के पैरेलल कर दिया तो एंगल कितना हो गया, जल्दी बताओ। एंगल कितना हो गया 45, कितना हो गया 45, ध्यान देना, एंगल हो गया 45। और जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया, ध्यान दे देगा, दोबारा देखो 0 45, अब ये ऐसे जा रहा है ना, तो जैसे ही मैंने ऐसे किया तो कितना एड ऑन कर दिया मैंने, ध्यान दो। इस प्लेन पे जब ये इस प्लेन के पैरेलल था ऐसे करके, तो एंगल कितना था 45। जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया तो ये ऐसे हो गया ना, 90 डिग्री वाला हो गया इसके अंदर। यानी कि हॉरिजॉन्टल से ये टोटल एंगल कितना बनेगा, ये वाला 90 प्लस 90 प्लस, ध्यान देना भी, ये टोटल एंगल कितना बनेगा 90 प्लस 145, यानी कि 135। ओके, ये टोटल एंगल 135 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अभी सुनते जाना मुझे बस थोड़ी देर के लिए। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ या ना? कुछ बच्चों को दिक्कत होगी इसलिए एंगल निकालना सीख लो बेटा। जब R1 ऐसे है तो 0 एंगल है, ऐसे है तो 45 है, और जैसे ही वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो 135 हो गया ओरिजिनल से। तो टोटल एंगल की बात कर रहा हूं, टोटल एंगल की। अब एक मिनट रुक जाना जरा, सेम इधर आओ बेटा। R2 इधर होता तो 0 एंगल, इधर हुआ तो 60, और फिर इधर हो गया तो 60 प्लस कितना हो गया 90, यानी कि 150। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? इधर देखो दोबारा, ये 135 था। अगर ये 135 है, टोटल एंगल 135 है, तो ये कितना होगा चलो ये बता दो। ये 45 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि टोटल एंगल 180 होता है, तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको बता रहा था आपको, इधर देखो जल्दी से। ये हो गया 0, फिर ये हो गया 60, और ये हो गया 150। यानी कि हॉरिजॉन्टल से ये वाला जो एंगल है R2 का एंगल, R2 का, यानी ये वाला एंगल, यहां से लेके यहां तक का एंगल, R2 तक का एंगल, ये कितना हो गया 150 हो गया। और अगर ये 150 है तो ये कितना, ये टोटल 150 है, ये यहां से लेके यहां तक अगर 150 है तो ये कितना बचेगा, ये 30 बचेगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया सॉल्व। नहीं आया समझ में? जल्दी बताओ रिप्लाई में फटाफट से। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बेटा, कुछ बचे ही नहीं अब। तो सारा खेल एंगल का होता है, कई बार बच्चे एंगल निकालने में फंस जाते हैं। ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो फाइनली 90 एंड 45 ये टोटल एंगल हो गया यहां से लेके यहां तक 135, 135। और ये टोटल एंगल हो गया 90 प्लस 20 120। 180 में से बेटा 75 माइनस कर दो तो ये बचेगा 105, ये एंगल बचेगा 105। चेक कर लो भैया, खत्म। सैफ अकरम को समझ में नहीं आया बेटा, अपनी उंगली लो ऐसे करके, उंगली उंगली इधर है हॉरिजॉन्टल से इधर, कितना एंगल है अभी ऐसे जा रही है तो 0। जैसी उंगली ऐसी हुई वर्टिकल, कितना एंगल हो गया, कितना एंगल हो गया, कितना एंगल हो गया 90। और फिर जैसे इधर जाएगी तो 90 से बढ़ गया एंगल। तो मैं वही समझा रहा हूं, अभी R1 ये फोर्स है मान लो, एंगल कितना हॉरिजॉन्टल थे 0। जैसे ही इस पॉइंट पे इमेजिन करो, ये रहा R1 बेटा, जल्दी देखो फटाफट से, ये रहा R1, ये रहा R1, एंगल कितना है 0। जैसे R1 को मैंने इधर किया, ये रहा R1, एंगल कितना हो गया 45। अब इसी R1 को अगर मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर कर दूं, इस प्लेन के, ये रहा प्लेन, 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 इस प्लेन के परपेंडिकुलर कर दूं, कितना एंगल हो गया 45। तो ये रहा और 90 ये रहा, टोटल एंगल कितना हो गया 90 ये और 45 ये, कितना हो गया बेटा 135 हो गया। वही तो लिखा था मैंने यहाँ पे, यानी ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से R1 का जो टोटल एंगल बना कितना बना 135, 135 बना। तो ये यहां से लेके यहां तक 135 बना, और ये टोटल एंगल होता है 180, ये टोटल यहां से लेके यहां तक 180 होता है। तो अगर यहां से लेके यहां तक का एंगल 135 है तो ये कितना बचा, ये वाला 45 बचा नहीं बचा, 45 बचा नहीं बचा? सैफ अकरम
आ गया समझ में? एक मिनट बेटा सौरभ टंडन, क्लियर हुआ भाई? ये टोटल एंगल यहां से लेके यहां तक 135 अगर है तो बेटा ये एंगल कितना बचेगा? ये 45 बचेगा कि नहीं बचेगा? 135 प्लस 45 कितने होते हैं? 0, 80 हो गया 180। नहीं आया समझ में? ये टोटल एंगल 180 होगा कि नहीं? और ये यहां से लेके यहां तक 135 है तो 45 बचा। क्लियर? अब इधर आ जाओ। अब देखो R2 को, R2 अगर हॉरिजॉन्टल होता तो एंगल क्या होता? 0। R2 अगर इस वाले प्लेन पे होता, इस वाले प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे, इस वाले पे, इस वाले पे, तो एंगल कितना होता? 60। अब मैंने उसको इधर और घुमा दिया, 90 डिग्री और घुमा दिया। अरे घुमाना नहीं जानते हो? अरे सिंपल सा पेन घूम रहा है बेटा, 0, 60 और 90 और घुमा दिया, टोटल कितना घूम गया? हॉरिजॉन्टल से टोटल कितना घूम गया? यहां से लेके यहां तक कितना घूम गया? ये यहां से लेके यहां तक जो एंगल बना वो बना 150। भाई 60 पहले घुमा, फिर 90 और घुमा तो 150 घुमा, यानी यहां से लेके यहां तक का एंगल 150। तो ये कितना बचा? अब ये टोटल एंगल 180 होता तो 30 बचा कि नहीं बचा? अरे 30 बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल बचा गौरव सर, 30 बचा। अब आगे आओ, तो ये एंगल आ गया 45, ये एंगल आ गया 30। कौन कौन सा? ये एंगल आ गया 45, ये एंगल आ गया 30। आ गया? आ गया। 45 प्लस 30 कितने होते हैं? 45 प्लस 30 आई थिंक 75 होते हैं, होते हैं। अब ये टोटल है, इसको छोड़ो, सबको हटाओ। ये 45 है, ये 30 है, तो ये कितना मिलेगा मुझे? ये वाला, ये एंगल कितना मिलेगा? तो टोटल एंगल 180 है ना, तो 180 में से अगर मैं 75 माइनस कर दूंगा भैया तो 105 बचेगा कि नहीं बचेगा? ये 105। सौरभ टंडन, क्लियर हो गया बेटा? मजा आ गया है? दिल में घुस गया कि नहीं घुसा अभी? ये तो तीर घुमा के एंगल निकालना सीख लिया, क्या बात है बेटा, तीर घुमा के सिखाना बेटा पंकज भाई, दिल में लगना चाहिए यार, तीर दिल में लगना चाहिए, वेक्टर चल रहे हैं अभी तक ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा, कोई शर्माने वाली बात नहीं है बेटे। क्या बात बेटा, क्या बात। अब उसके बाद भाइयों बहनों कुछ बचा ही नहीं इसमें, खत्म हो गया क्वेश्चन। 3000 के सामने एंगल है 105, तो 3000 डिवाइडेड बाय साइन 105 इक्वल टू R1 के सामने 120, R1 डिवाइडेड बाय साइन 120 इज इक्वल टू R2 के सामने क्या बचा था? R2 हो रहा, R2 के सामने था 135, ठीक है, 135 साइन 135। नाउ सॉल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और ये बच्चों वाली चीज बची है। अब तुम बोलो कि गौर से सॉल्व कर दो, तो बेटा मेरे बस की नहीं है, इतनी ज्यादा, इतनी चीज नहीं आती मुझे इतनी ज्यादा खतरनाक चीज मुझे आती नहीं, इसलिए खुद सॉल्व करो, ठीक है।